जय हिंद दोस्तों, मैं हूं पल्लवी और आप सभी का स्वागत करती हूं आज के इस सेशन में। आज के इस सेशन में हम सभी चर्चा करेंगे इंटर के आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए 100 मार्क्स के हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर बातचीत, जो कि चैप्टर नंबर 1 है। हम सभी ये जानेंगे आज के वीडियो में कि बातचीत पाठ का सारांश कैसे लिखें, इसमें कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है और पाठ में दिए गए सभी गैर वस्तुनिष्ठ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो अंत तक अवश्य देखें यदि आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं। तो सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि बातचीत के लेखक कौन हैं। बालकृष्ण भट्ट बातचीत पाठ के लेखक हैं, जिनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था तथा उनका निधन 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में से एक है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म और निधन कब हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थल इलाहाबाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश था। उनकी माताजी का नाम पार्वती देवी तथा उनके पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। बेनी प्रसाद भट्ट उनके पिताजी पेशे से एक व्यापारी थे और बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार थे। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि किस काल के थे, तो आधुनिक काल के, और किस युग के थे बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु युग। बालकृष्ण भट्ट की मुख्य रचनाओं पर अब हम सभी चर्चा करते हैं कि उनकी कौन कौन सी उपन्यास मुख्य है जो परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के तौर पर पूछे जाते हैं। रहस्य कथा, नूतन, ब्रह्मचारी, 100 अजान और 1 सुजान, गुप्तवेरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, ये सभी उनकी मुख्य उपन्यास थी। और उनका नाटक वेनी संहार, शिशुपाल वध, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, एक रोगी और एक वैद्य तथा बाल विवाह उनकी प्रमुख नाटक हैं। तो दोस्तों, अब हम सभी चर्चा करते हैं कि उनकी निबंध जो है वो लगभग 1000 है, जो भट्ट निबंधमाला के नाम से जानी जाती है। अब हम सभी समरी को देखते हैं, सारांश को देखते हैं कि पाठ का सारांश जो 5 नंबर में पूछा जाता है कि बातचीत पाठ का सारांश लिखिए, कैसे लिखेंगे। तो हम सबसे पहले इस प्रकार शुरू कर सकते हैं कि बातचीत शीर्षक निबंध। बातचीत क्या है? एक निबंध है। बातचीत शीर्षक निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है, जिसमें वाक शक्ति को लेखक द्वारा बालकृष्ण भट्ट द्वारा ईश्वर द्वारा दिया गया एक वरदान बताया गया है। बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि वाक शक्ति अगर मनुष्य में ना होती तो ना जाने इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। अगर हम बोल नहीं सकते तो यह पूरी सृष्टि गूंगी होती और फिर इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। वे कहते हैं कि बातचीत में वक्ता को स्पीच की तरह नाच खराज जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। बातचीत करने में जो स्पीकर होते हैं, जो बोलने वाले होते हैं, उन्हें नाच खराज जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। ये निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा बताया जाता है। इस पाठ में आगे हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जैसे आदमी को जिंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने इत्यादि की ज़रूरत होती है, वैसे ही बातचीत भी अति आवश्यक है, जिससे मन चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है और मवाद जो हृदय में जमा रहता है, जो भी भावनाएं हृदय में जमा रहती है, वह भाव बनकर उड़ जाता है। विन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। लेखक ने बातचीत के प्रकार को भी बताया है। एडिसन मानते हैं कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच ही की जा सकती है, अर्थात जब 2 लोग एक साथ होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के समक्ष खोलकर बातें कर सकते हैं। लेखक के अनुसार 3 लोगों के बीच की जो बातचीत होती है वो केवल फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए होती है। असल बातचीत तो सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच ही किया जा सकता है। अगर 2 में कोई एक ऐड हो गया तो वो बातचीत सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए होगा, ऐसा बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है।
बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर है, जिन्हें हम आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इनके प्रसंग को सुन के कान को अत्यंत सुख मिलता है। इसे सहृदय गोष्ठी भी कहते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन को हम सभी सहृदय गोष्ठी भी कहते हैं। अंततः बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिससे हम अपने आप बातचीत कर ले, और बातचीत का यही उत्तम तरीका है कि हम खुद से बात करें, अपने आप से बात करें, और ऐसी शक्ति हम खुद में पैदा कर ले कि हम खुद से बात कर सकें। और बातचीत करने का यही एक सबसे उत्तम तरीका है कि सबसे पहले हम खुद से बात करें, अपनी अच्छाइयों और बुराइयों को समझें। यही बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका है। अब हम सभी बातचीत पाठ के कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे जो एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जो है वो किस युग के रचनाकार हैं? तो बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। 100 अगान और 1 सुजान उपन्यास के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? यूरोप के लोगों में। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो बालकृष्ण भट्ट ने जिस पत्रिका का संपादन किया था उनका नाम है प्रदीप। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट यही बताना चाहते हैं कि बातचीत की शैली क्या हो, बातचीत किस तरह से किया जाए। निम्नलिखित में से कौन बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थल कौन सा है? ये दिया रहेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश उनकी मुख्य निवास स्थल है। अब क्वेश्चन है कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता? अगर हम में बोलने की शक्ति ना होती तो क्या होता? तो इसका आंसर हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि अगर हम में बोलने की शक्ति ना होती, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। सभी लोग चुपचाप बैठे रहते और हम जो बोलकर सुख और दुख का अनुभव करते हैं, एक दूसरे के साथ व्यक्त करते हैं, वाक शक्ति के न होने के कारण हम वो नहीं कर पाते। अंदर ही अंदर घुटते रहते, लेकिन हम अपने अनुभव को, सुख और दुख को एक दूसरे के साथ साझा नहीं कर पाते। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है? समरी में मैं बताई हूँ कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। मैं फिर से रिपीट करूं कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का राय है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चलता है, अर्थात बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसके गुण और अवगुण का पता नहीं चल पाएगा। और इस संदर्भ में एडिसन की राय है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है, जिसका तात्पर्य हुआ कि वो एक दूसरे से दिल खोल करके अपनी बातें कर सकते हैं। अगर वहाँ कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो फिर वो बातें सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए होती है, वे एक दूसरे के साथ दिल की बातें खुल करके नहीं बता सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? इसका आंसर होगा कि यह बात करने की एक ऐसी कला है जो यूरोप में काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसमें बातचीत के दौरान चतुराई के साथ ऐसे प्रसंग छोड़े जाते हैं जिन्हें सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है, सुकून मिलता है। यह कला यूरोप के लोगों में ज़्यादातर पाई जाती है। और ये जो क्वेश्चन है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, ये कई बार के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है? इसका उत्तर होगा, मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्मवार्तालाप है। मतलब खुद से बात करना सबसे उत्तम तरीका है। मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे। आत्मवार्तालाप इसीलिए ज़रूरी है ताकि क्रोध पर नियंत्रण पाया जा सके, जिससे दूसरों को कष्ट न पहुँचे, क्योंकि हमारे भीतर की मनोवृत्ति नए रंग दिखाया करती है। हर क्षण हमारे अंदर की जो मनोवृत्ति है वो प्रति क्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह मनोवृत्तियाँ हमेशा बदलती रहती है। इंसान को भी चाहिए कि अपने जीवा पर, अपने जीभ पर काबू रखे
और ऐसी बातें बोले जो दूसरों को प्रसन्न कर दे, मधुर वाणी बोले जिससे दूसरा कोई सुन करके प्रसन्न हो। ऐसा करने से ना किसी से कटुता होगी, ना किसी से झगड़ा होगा, ना किसी से दुश्मनी होगी और ना ही किसी से वैर की भावना। इससे दुनिया खूबसूरत हो जाएगी और यही बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका है जिससे हम सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्याख्या करें हमारी भीतरी मनोवृत्ति नए नए रंग दिखाती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसे चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। इसका उत्तर होगा कि प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ बातचीत से ली गई है। मनुष्य की भीतरी मनोवृत्ति प्रत्येक क्षण नए नए रंग दिखाती है, अर्थात उसमें नए नए विचार आते रहते हैं और वह इन प्रपंचों से पूर्ण संसार एक बड़ा आईना है जिसमें ऐसी घटना को भी देखा जा सकता है इसके घटित होने की आशा न हो। अर्थात हमारी भीतरी मनोवृत्ति हमें संसार के समक्ष अच्छे और बुरे कार्यों से अवगत कराती है जिससे द्वेष प्रकट नहीं हो। तो दोस्तों, ये है इस पंक्ति का व्याख्या। अब हम सभी देखते हैं कि हमारी अगली पंक्ति क्या है और उसकी व्याख्या हम किस प्रकार से कर सकते हैं। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण और दोष प्रकट नहीं होता। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। ये कई बार के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सो आप इस क्वेश्चन को MVVI करके टिक लगा लीजिए और जानिए कि हम किस प्रकार से इसकी व्याख्या लिख सकते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ बातचीत से लिया गया है। निबंध के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि बातचीत ही एक ऐसा विशेष तरीका होता है जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बातें कर सकता है तथा उसका आनंद उठा सकता है। परंतु मनुष्य जब वाचाल हो जाता है, अर्थात जब अधिक बोलने लगता है अथवा बातचीत के दौरान जब वो अपने जिह्वा पर काबू नहीं रख पाता, तब वह दोष है। परंतु जब वह सलीके से बात करता है तो वह गुण है। मनुष्य के चुप रहने के कारण उसके चरित्र का कुछ पता नहीं चलता, परंतु जैसे ही वो कुछ बोलता है तो उसकी वाणी के माध्यम से उसके गुण और दोष प्रकट होने लगता है। तो दोस्तों, हम इस प्रकार से लिख करके 5 मार्क्स गेन कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम में। और इसके बाद हम सभी 12th क्लास के जो सिलेबस हैं उसमें जो बातचीत पाठ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अब हम सभी इस पर विशेष चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? एकांकी, कहानी, यात्रा संस्मरण और ललित। इसका उत्तर होगा ललित निबंध। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं? प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और स्वातंत्र्योत्तर युग। दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? द्विवतापूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना, अवाक होकर अपने से बात करना। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अवाक होकर अपने आप से आत्मवार्तालाप करना मनुष्य के बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका है। क्वेश्चन नंबर 4 इज संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता और प्रवाहपूर्ण भाषा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, आत्मीयता। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1884, 23 जून 1844, 20 जुलाई 1902, 18 दिसंबर 1834। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? अलकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, श्रीनिवास दास और मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट जी की नहीं है? नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान और 1 सुजान, रुद्रभाव के अभाव, परीक्षा गुरु। ऑप्शन नंबर डी परीक्षा गुरु उनकी रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका और प्राच्य विद्या। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर।
रेल का प्रारंभ खेल। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? प्रताप, कर्मवीर, हिंदी प्रदीप और ज्योत्सना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, हिंदी प्रदीप। बातचीत किस विद्या की रचना है? आलोचना, गीत, शोध और निबंध। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, निबंध। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? फ्राइडे, संडे, एडिसन और स्टील। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष की उपरांत में वो एक फ्राइडे से एक बात सुनी थी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? हम सभी जानते हैं कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट जी हैं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, बातचीत की शैली को वो बताना चाहते हैं। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी दे रखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बालकृष्ण भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रामचंद्र शुक्ल से रखे थे। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थल कौन सा है? लखनऊ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश और वाराणसी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? आर्यवर्त, हुंकार, हिंदी प्रदीप और पंजाब केसरी। तो हम सभी जानते हैं कि बालकृष्ण भट्ट ने जिस पत्रिका का संपादन किया था उसका नाम है हिंदी प्रदीप। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? 1877, 1888, 1890, 1894। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, 1877। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? पद्मावती, वेणी संहार, मेघदूतम और मेघनाथ वध। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। पद्मावती, वेणी संहार और मेघनाथ वध ये सभी बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है और मेघदूतम नहीं लिखा गया। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? मैलांचल, गोदान, एक अजान और 100 सुजान, अंतराल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। एक अजान, एक सुजान, 100 अजान, एक सुजान। प्रश्न संख्या 20 है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? भजन, नांदी पाठ, मंगलाचरण और आरती। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, नंदी पाठ। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को हम सभी नांदी पाठ के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? 10 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 16 वर्ष तक और 18 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 16 वर्ष तक रॉबिन्सन क्रूसो को मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिल पाया था। मनुष्य का बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? एडिसन, बेन जॉनसन, स्पेंसर और मिल्टन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। बेन जॉनसन बोले थे कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, गुण और दोष प्रकट होता है। 23 क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 23 है, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है, यह किसकी मत है? एडिसन, बेन जॉनसन, मिल्टन और स्पेंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। एडिसन जी उन्होंने कहा था कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है, यदि तीसरा व्यक्ति कोई आ गया तो वो बात सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए ही होगी। क्वेश्चन नंबर 24, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? 2, 3, 4 और 5। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, 2 लोगों के बीच। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? क्रोधपूर्ण, भारी और बोझिल, हल्का और स्वच्छ, इनमें से कोई नहीं। उन्होंने कहा था कि बातचीत के हो जाने से व्यक्ति का मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती? श्रवण शक्ति, वाक शक्ति, दिव्य शक्ति और स्मरण शक्ति। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। वाक शक्ति के न होने से यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? अफ्रीका, भारत,
यूरोप और कनाडा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। यूरोप के लोगों में यह काफ़ी प्रचलित है। बालकृष्ण भट्ट काल किस काल के रचनाकार हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के मुख्य रचनाकार हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अभी तक आप लोगों ने मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।